हेलो, जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल टीचिंग क्लासेस पे। जैसा कि इस चैनल पे आपको सेकेंड सेमेस्टर को फोकस में रख के तैयारी करवाई जा रही है और बहुत जल्द आपको फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस मिलना शुरू हो जाएंगी। फोर्थ सेमेस्टर वाले भाइयों को भी क्लास मिलेगी, लेकिन मेन फोकस सेकेंड सेमेस्टर पे किया गया है। यहाँ पे आपको सारी सीरीज पढ़ाई जा रही है, साथ साथ हैंड रिटन नोट्स भी पढ़ाए जा रहे हैं और कोशिश किया जा रहा है कि आपके एग्जाम बहुत आसानी से क्लियर हो जाए। इन्हीं क्रम में आज हम लोग हिंदी पवन सीरीज देखेंगे। हिंदी की पवन सीरीज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और साथ साथ उसके एडिशनल फैक्ट को भी पढ़ेंगे जो एग्जाम में आगे फंस सकते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों में। और हिंदी, बहुत लोग कहेंगे कि हिंदी आसान है, आराम से पास हो जाएंगे। हम भी कह रहा हूँ कि हिंदी आसान है और आप आराम से पास हो जाएंगे, लेकिन हिंदी क्या है, एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप, ये 25 मार्क्स का होगा, 25 मार्क्स का होगा, 25 में आप 24 ले आएंगे तो आपके परसेंट अच्छे बन जाएंगे। कुछ सब्जेक्ट में आपके पासिंग मार्क्स ला के आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, लेकिन कुछ सब्जेक्ट आपके पास ऐसे हैं जिसमें आप परसेंट को अपने बढ़ा सकते हैं। परसेंट की जरूरत आप जानते हैं, आपको फाइनल मेरिट में लगेगी। जब आपका सुपरटेट होगा, ज्वाइनिंग होगी, तो आपको फाइनल मेरिट की जरूरत पड़ेगी, परसेंट की जरूरत पड़ेगी। तो क्यों ना हम थोड़ा समय देके इसमें बढ़िया परसेंट ले आए, बढ़िया नंबर ले आए, 25 में 25 या 24 का टारगेट करके चलें, जिससे हमारा परसेंट इंक्रीज हो जाए। 1% इंक्रीज हो जाएगा तो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। लास्ट में पता चलेगा जब 0.001 से बच्चे बाहर होते हैं तो क्या दुख होता है, मन करता है कि थोड़ा और पढ़ लिए होते तो हमारा परसेंट अच्छा बन जाता। समय व्यर्थ नहीं करना है क्योंकि समय अपने पास है नहीं, 10 ही दिन बचा है। आज 23 है, 3 से पेपर हैं आपके। ओनली ओनली 9 से 10 दिन आपके पास है। लगातार लग जाइए, एक सीरीज एक दिन में खत्म करने की कोशिश करिए और सीरीज से आप पास हो सकते हैं। प्रीवियस ईयर और सीरीज ये आपको पास करवा सकती है। जिसने कुछ नहीं पढ़ा है उसके लिए प्रॉब्लम है, वो सीरीज और ये पढ़ के पास हो सकता है। और जिसने पूरे सेमेस्टर क्लासेस की है उसको कोई टेंशन नहीं है, वो एक बार रिवीजन करे और वीडियो को ऑडियो मोड में सुन ले तो भी उसके काम हो जाएंगे। आज हम लोग पवन सीरीज देखेंगे, एमसीक्यू देखेंगे, समय रहा तो अति लघु उत्तरीय भी खत्म करेंगे। कोशिश करते हैं कि अति लघु उत्तरीय और एमसीक्यू एक वीडियो में खत्म करने की। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन अपना, और पहला क्वेश्चन हमारा है कि लिपि विकास का प्रथम सोपान है। तो लिपि विकास का प्रथम सोपान है। लिपि को सबसे पहले हम लोग कहाँ जान पाए थे? तो हम लोग सबसे पहले इसको चित्रलिपि के नाम से जान पाए थे। क्या पहले क्या था? चित्र बना होता था, ठीक है। दीवार में चित्र बना दिया जाता था कि किस लिपि में लिखी है, देवनागरी लिपि में लिखी है या ब्राह्मी लिपि में लिखी है या गुरुमुखी लिपि में लिखी है। तो लिपि क्या है? लिखने के ढंग को, तरीके को लिपि कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द। देखिए, समानार्थी और पर्यायवाची ये सब एक ही कैटेगरी के शब्द हैं, तो आप थोड़ा परेशान मत हो जाइएगा। समानार्थी मिल जाए, पर्यायवाची मिल जाए, दोनों में से एक ही है। पर्वत का समानार्थी, देखिए पर्वत का समानार्थी जैसे मेनली हम और आपको बता रहे हैं क्या क्या हो सकते हैं। पर्वत का समानार्थी क्या होता है? नग होता है। क्या होता है? नग होता है, ठीक है। नग है, भूधर है, क्या है? भूधर है। और क्या है? पहाड़ है। और क्या है? अचल है, ठीक है। और क्या है? गिर है। क्या है? गिर है। ये सब क्या होते हैं? पहाड़ के पर्यायवाची। और क्या होता है? कूट होता है। हमें क्या मिल रहा है? तो हमें कूट ऑप्शन में मिल रहा है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हिंदी को बहुत आसान मत समझिए, उलझ जाएंगे आप, क्योंकि इसके सारे ऑप्शंस समान होते हैं या फिर थोड़ी थोड़ी डिफरेंस होते हैं। हिंदी को, हिंदी एक साइंटिफिक भाषा है, साइंटिफिक की तरह इसको समझिए, मैथ्स की तरह समझिए, मजा आएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है अल्प प्राण ध्वनि नहीं है। अब देखिए, अल्प प्राण, महाप्राण, कंफ्यूज हो जाएंगे। अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष, बहुत सारे हैं, कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इन सब में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अल्प प्राण और महाप्राण हमसे सीखिए, आसान ट्रिक बता रहा हूं। अल्प प्राण और महाप्राण में क्या होता है? अल्प मतलब कम। क्या? अल्प मतलब कम, प्राण मतलब हवा। जिसमें कम हवा निकले अल्प प्राण, जिसमें ज्यादा हवा निकले महाप्राण। क्या? जिसमें कम हवा निकले, इसमें आप लिख लेंगे कम हवा। क्या? कम हवा, ठीक है। महाप्राण में क्या होता है?
ज्यादा हवा। क्या? ज्यादा हवा। प्राण, हवा क्या है? प्राण क्या है? हवा का एक पर्यायवाची शब्द भी है। ज्यादा प्राण मतलब महाप्राण, ठीक है। अल्प प्राण नहीं है। जैसे आप का बोलेंगे, क कम हवा लगाना, ग कम हवा लगाना, ब कम हवा लगाना, ज्यादा कहाँ लगा? खा बोलिए, ज्यादा देर तक आपका मुंह खुलता है, ज्यादा समय लगता है, तो खा हो गया, ठीक है। क्या हो गया? खा हो गया। एक तरीका, एक छोटी सी ट्रिक इसमें मैं आपको और बता रहा हूं, अच्छी लगे आपको तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप लिखिए का, खा, गा, घा और अंगा, ठीक है। कुछ लोग आपको नंबरिंग करके बताएंगे, एक दो तीन चार पांच। कुछ लोग ऐसे नंबरिंग करके बताएंगे कि एक तीन पांच क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। एक तीन पांच क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। और दो और चार क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। क्या? दो और चार महाप्राण होते हैं। लेकिन मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूं उसके लिए। क्या है? एक तरीका इसमें हमें क्या करना है कि एक तरीका इसका लेना है हमें। जैसे देखिए, का को हम लोग क्या लिख सकते हैं इंग्लिश में? का को हम लोग इंग्लिश में के लिख सकते हैं। खा को क्या लिख सकते हैं? के एच लिख सकते हैं। गा को क्या लिख सकते हैं? जी लिख सकते हैं। और घा को जी एच लिख सकते हैं। और अंगा को शायद एन भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, जिसमें कम वर्ड, इंग्लिश के कम वर्ड मिले, जैसे का, के, एक वर्ड मिलाना तो ये क्या हो गया? अल्प प्राण। खा, के एच, दो मिलाना महाप्राण। जी, एक मिलाना अल्प प्राण। जी एच, दो मिला महाप्राण। एन, अंगा, एक मिलाना अल्प प्राण। जो तरीका आपको अच्छा लगे वो तरीका आप फॉलो करिए, लेकिन ये वाला तरीका मुझे बेस्ट लगता है। हम ऐसे ही पांचों जो हमारे व्यंजन होंगे, कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ऐसे सब में लिखते चले जाएंगे। बहुत आसानी से, आप कभी गलती नहीं कर सकते हैं। हमें ये तरीका अच्छा लगता है, हम ये फॉलो करते हैं। आपको जो अच्छा लगे आप वो फॉलो करिए। क्या हो जाएगा? खा। अगला क्वेश्चन अपना है कि अंग और आ क्या है? अंग और, अंग और आ को क्या कहते हैं? देखिए, अंग और आ ये तो स्वर की श्रेणी में आते हैं। जब आप छोटे रहे होंगे तो आपको स्वर बताया गया होगा, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होंगे आप ये बदल जाएगा। तो ये स्वर नहीं रह जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अयोग वाह हो जाएगा। क्या? अयोग वाह हो जाएगा। स्वर आपको आगे 10 कामता प्रसाद जी के अनुसार और 11 वैसे पढ़ने हैं, ठीक है। आपने अभी तक 13 पढ़ा था, लेकिन अब 13 नहीं पढ़ना है, 11 स्वर पढ़ना है। 10 अगर मेंशन कर दिया कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप 10 टिक मारेंगे, ठीक है। समझ आया? स्पर्श व्यंजन यही आपको और बता दे रहा हूं, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? तो ये 25 होते हैं। का से लेके मां तक, का से मां तक क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन होते हैं? जिसको बोलने में मुंह से गर्म हवा निकले, जैसे शा, शा, तीनों शा और हा, ये क्या होते हैं? ऊष्म होते हैं, ठीक है। ऊष्म व्यंजन होते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। कामायनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आने वाली, कभी आपका साथ ना छोड़ने वाली, यूपी टेट, सुपर टेट, जो भी एग्जाम आप वनडे एग्जाम देंगे आपको जरूर मिलेगी। कामायनी किसकी रचना है? कामायनी ये जयशंकर प्रसाद जी की क्या है? एक महाकाव्य है। क्या? प्रसाद जी का एक महाकाव्य है। प्रसाद जी की और रचना क्या है? जैसे एक आंसू इनकी बहुत फेमस रचना है। आंसू है, झरना है, ये सब इनकी क्या है? इनकी फेमस रचना में आती है। कामायनी, आंसू, झरना, ये सब फेमस रचना में आती है। मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जी की रचना आप बहुत फेमस सुने होंगे, गबन। क्या? गबन, गोदान, ठीक है। गबन, गोदान, ये सब मुंशी प्रेमचंद जी की फेमस रचना है। यही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कुछ फेमस कृति आपको बता रहा हूं, बहुत पूछी जाती है। कुकुरमुत्ता, क्या नाम सुना होगा आपने? कुकुरमुत्ता, ठीक है। कुकुरमुत्ता इनकी एग्जाम में बहुत आती है। कुकुरमुत्ता है, एक रचना थी तुलसीदास। क्या आप लोग कहेंगे कि लेखक हैं तुलसीदास, मानते हैं तुलसीदास लेखक हैं, लेकिन इनकी एक रचना भी है तुलसीदास के नाम से। तुलसीदास, इसकी रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, ठीक है। पंत जी की देख ले रहे हैं। पंत जी की बहुत फेमस रचना क्या है? काला और बूढ़ा चांद। क्या? कला और बूढ़ा चांद, ठीक है। ये बहुत आता है एग्जाम में, बूढ़ा चांद, ठीक है। साथ साथ एक इनकी रचना पल्लव, ये भी एग्जाम में बहुत आती है। पल्लव किसकी रचना है? पंत जी की। पा से पल्लव, पा से पंत, ऐसे याद रखिए, ठीक है। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किस प्रणाली प्रणाली से छात्रों में सक्रियता बनी रहती है? आप टीचिंग करने गए होंगे, आपकी टीचिंग लगी होगी, तो आपको
सिखाया गया होगा या आपने अनुभव किया होगा कि किस प्रणाली में जो छात्र होते हैं आपके वो सक्रिय बने रहते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं छात्र कब? जब आप कोई कहानी सुनाने लगते हैं, कोई चीज की व्याख्या करने लगते हैं तो छात्र क्या हो जाते हैं? निष्क्रिय हो जाते हैं। जब आप उनसे पुटअप क्वेश्चन पूछा करते हैं, आप उनसे क्वेश्चन किया करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? वो हमेशा सक्रिय रहते हैं, उनको डर बना रहता है, अभी इनसे पूछा है, अभी आपसे पूछ सकता है, अभी हमसे पूछ सकता है, अभी उनसे पूछ सकता है, कौन से क्वेश्चन आप हमसे पूछ सकते हैं? तो क्या होता है? तो सक्रिय बने रहते हैं। क्या बने रहते हैं? सक्रिय बने रहते हैं। जब सक्रियता की बात आएगी तो प्रश्नोत्तर प्रणाली हमारी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना है कि जागृत जागृत आप जागृत अवस्था में है, अभी तक आपकी एग्जाम डेट नहीं आई थी, आप सुसुप्त अवस्था में चले गए थे, आप सुसुप्त अवस्था में चले गए थे, आपकी एग्जाम डेट आ गई, आप क्या हो गए? जागृत हो गए, आप अपने कॉन्शियस माइंड में आ गए, आप अपना पूरा 100% देने लगे, जागृत हो गए। जागृत का विलोम क्या होता है? सुसुप्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा, संज्ञा क्या होती है? किसी के भी नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में नेमिंग वर्ड इज नाउन। बचपन वाली परिभाषा भूल लीजिए, किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इतनी लंबी परिभाषा याद करवाया करते थे गुरुजी, लेकिन अब क्या है? छोटी सी परिभाषा, किसी का भी नाम है वो क्या है? संज्ञा है। ठीक है, संज्ञा मुख्यतः 5 भेद होती हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, स्थानवाचक। ठीक है, इसी में जाति क्या होता है? एक पूरे जाति का बोध करवाता है, या फिर पूरे कम्युनिटी का बोध करवाता है, या फिर पूरे एक उसका बोध करवा देता है, तो वो क्या हो जाती है? जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। जैसे हमने कहा पुस्तक, पुस्तक क्या है? एक पूरी जाति है। हमने स्पेसिफिक नाम ले लिया, अंग्रेजी की पुस्तक ले आइए या फिर मैथ्स की पुस्तक ले आइए, तो ये क्या हो जाती है? व्यक्तिवाचक हो जाती है। लेकिन पुस्तक क्या है? पूरी तरह से जाति है। यही भाववाचक संज्ञा क्या होती है? भाव मतलब होता है वी कैन नॉट टच, हम उनको छू नहीं सकते हैं, हम केवल महसूस कर सकते हैं, वो क्या हो जाती है? भाववाचक संज्ञा हो जाती है। जैसे आप बहुत अच्छे हैं, आपकी अच्छाई है, हम केवल महसूस कर सकते हैं कि आप अच्छे हैं, आपकी अच्छाई को हम छू नहीं सकते हैं, ये क्या हो जाती है? भाववाचक संज्ञा हो जाती है। ठीक है, माँ की ममता, बच्चे के प्रति उसकी ममता क्या है? हम उसको महसूस कर सकते हैं कि अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है, उसकी ममता, उसके बच्चे को थोड़ा सा चोट होता है तो उसको दर्द होता है, तो ये क्या है? ममता है। हम केवल महसूस कर सकते हैं, ना कि छू सकते हैं। ये क्या हो गई? भाववाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और सपोर्ट भी करें। हम और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल आपके वोकल मतलब गांव की भाषा में, या फिर जो भाषा में आपको समझ आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 अपना है कि बच्चों की शिक्षा ग्रहण करने, क्या है? बच्चों की शिक्षा ग्रहण करने के मार्ग में बाधक होने वाले भाव हैं। देखिए, बच्चों को जब शिक्षा आप दें तो उनमें के मार्ग में क्या बाधक हो सकता है? अगर कोई बच्चा शर्मीला है, शर्माता है, बच्चों के बीच में खड़ा होने में शर्माता है, आपको एजुकेशन दे रहे हैं, बच्चे लड़के और लड़कियां दोनों खड़े हैं, कोई लड़का शर्माता है उठ के बोलने में, आप कोई क्वेश्चन पूछें तो वो शर्मा गया, तो ये क्या हो जाता है? उसके ग्रहण करने के भाव या मार्ग में बाधक बन जाता है। बच्चा झिझक रहा है, आपने कुछ पूछा भारत की राजधानी क्या है, तो उसको आता तो है कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है, लेकिन वो झिझक रहा है कि हाँ कहीं लखनऊ तो नहीं हो सकता है। तो क्या हो जाती है? झिझक भी उसके मार्ग में बाधक हो जाती है। संकोच, वो संकोच में रहे, कोई चीज क्या है, किसी ने कुछ पूछा, उसको पता है, बताने में संकोच कर रहा है, तो ये सब क्या होते हैं? उसके मार्ग में बाधक बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? बाधक बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भूतकाल के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के मुख्यतः 6 भेद माने जाते हैं। ठीक है, सामान्य भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतु मत भूतकाल, ये सब इसके क्या होते हैं? मुख्यतः 6 भेद माने जाते हैं। ठीक है, उच्चारण शिक्षण का उपयुक्त अवसर है क्या? उच्चारण शिक्षण का उपयुक्त अवसर क्या है? तो जब हम उच्चारण बच्चों को सिखाते हैं, सबसे उपयुक्त स्तर कौन सा होता है? जब वो प्राइमरी में होते हैं, आप पढ़ाने गए होंगे, उनको पहाड़ा याद करवाएंगे, 2 का 2, दो दूनी 4, चिल्ला के, उच्च स्तर में क्या है? उच्चारण उनका सही कर रहे थे, आप उनको छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई ऐसे पढ़ाए होंगे कि उनका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण सुधर जाए। तो किस स्तर में होता है? प्राथमिक स्तर में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा फिर आ गया, अभी हमने ऊपर आपको बताया था गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? 2023 में शायद ये क्वेश्चन आया था या 22 में आया था। गोदान के लेखक कौन है? अभी हमने आपको ऊपर बताया था मुंशी प्रेमचंद, साथ साथ गबन। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी का
हमने आपको बताया था आंसू है, झरना है, कामायनी है। त्रिपाठी जी का, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, अभी हमने आपको बताया था। निराला जी की क्या रचना थी? कुकुरमुत्ता थी, परमिल थी, सबसे फेमस तुलसीदास थी। ठीक है, ये महादेवी वर्मा की यामा है, नीरजा है, ये सब किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी की। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है वाक्यांश के लिए एक शब्द। क्या? वाक्यांश के लिए एक शब्द। आप जब पढ़े होंगे हाई स्कूल इंटर में तो आपको मिला होगा वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, जितना संभव हो सके, जब आप किसी मंदिर में या फिर किसी ऐसे जगह जाते हैं या क्या स्कूल में कोई फंक्शन होता है तो क्या कहते हैं? यथा संभव। जितना आपको संभव हो आप उतना योगदान कर सकते हैं। जितना संभव हो उसको क्या, उसको एक वाक्य में क्या कहेंगे? यथा संभव। ठीक है, यथा संभव। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है? देखिए, विशेषण क्या होते हैं? वो शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। क्या? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उनको विशेषण कहते हैं। गुण बताता है, किसी का गुण बताना आपको कि वो कैसा है, किस प्रकार का है, सवाल कैसा आया, सॉल्व इस इजी आया या टफ आया, तो ये क्या हो जाता है? गुणवाचक विशेषण में आ जाता है। तो क्या है? कठिन, कोई सवाल कठिन है, ये क्या है? उसका गुण बता रहा है। ठीक है, गुण बता रहा है। ठीक, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? देखिए, क्रिया का मूल रूप क्या है? वो धातु है। क्या है? धातु है। क्रिया का मूल रूप उसका क्या है? धातु है। क्रिया का मूल रूप धातु होता है। क्या होता है? धातु होता है। काव्य को कितने भागों में बांटा गया है? क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है या 16 हमारा है कि काव्य को कितने भागों में बांटा गया है? ठीक है, काव्य को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक दृश्य काव्य जिसको हम देखते हैं, और एक श्रव्य काव्य जो हम सुनते हैं। जैसे आप श्रव्य काव्य, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप मेरी आवाज सुन रहे हैं। दृश्य क्या है? जो आपके सामने स्क्रीन है, आपका फोन है या आपका टैबलेट है या आपका लैपटॉप है, तो वो क्या हो गया? दृश्य हो गया। जो मैं बोल रहा हूं आप कानों में सुन रहे हैं ईयरफोन लगा के या वैसे, तो ये क्या हो गया? श्रव्य हो गया। तो ये क्या होता है? ये दोनों होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पठन का अर्थ। देखिए, पठन का अर्थ क्या होता है? एक होता है पठन का अर्थ, जैसे मैं पढ़ रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं? शाश्वर वाचन कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? शाश्वर वाचन कर रहा हूं। मैं तेज बोल रहा हूं, शाश्वर वाचन कर रहा हूं। ठीक है, और आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, आप कमरे में बैठ के पढ़ रहे होंगे तो आप क्या कर रहे होंगे? मौन वाचन कर रहे होंगे। आप बोल रहे होंगे, क्वेश्चन आवाज आपकी बाहर नहीं आ रही होगी, लेकिन आप पढ़ रहे होंगे। पठन का अर्थ क्या होता है? ये क्या होता है? मौन वाचन होता है। हम बोल रहे हैं, शाश्वर वाचन है, जो आवाज बाहर निकल जाए, शाश्वर वाचन। जो आप मन में पढ़ लें, मौन वाचन। ये क्या होते हैं? शाश्वर और मौन दोनों होते हैं। ठीक है, मौन वाचन का उद्देश्य क्या है? देखिए, मौन वाचन जब आप करेंगे तो क्या करेंगे? आपका मुख्यतः उद्देश्य क्या होगा कि आप चीजों को ज्यादा पढ़ेंगे। आप तेज तेज बोलेंगे तो आप चीजों को उतना पढ़ नहीं पाएंगे। आपकी गति, जैसे आपने पढ़ा, मौन वाचन का उद्देश्य जल्दी जल्दी पढ़ लिया, अंदर पढ़ लिया, मौन में पढ़ लिया, तो आप क्या करते हैं? उसकी गति को तेज करते हैं, उसको ज्यादा अधिग्रहण करते हैं, और वाचन का अभ्यास तो हो ही रहा है। मतलब क्या हो जाएगा? आ और वा दोनों हो जाएंगे। जैसे आपकी गति का विकास होगा और सामग्री को ज्यादा अधिग्रहण करेंगे। इसलिए सुबह जब आप पढ़ते हैं, मौन वाचन में पढ़ते हैं, तो आपको ज्यादा अधिग्रहण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है जो शब्दांश किसी शब्द के आदि में लगकर, क्या है? आदि में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? देखिए, एक होता है आदि, एक होता है अंत। आदि मतलब क्या होता है? शब्द के आगे। शब्द के आगे, आदि मतलब शब्द के आगे। ठीक है, आगे लगते हैं और एक पीछे लगते हैं। जो आगे लगते हैं उनको उपसर्ग कहते हैं, जो आदि में लगते हैं उनको उपसर्ग कहा जाता है, और जो अंत में लगते हैं उनको प्रत्यय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो आदि में लगते हैं उनको उपसर्ग कहा जाता है, और जो अंत में लगते हैं उनको प्रत्यय कहा जाता है। ये क्वेश्चन पवन सीरीज में गलत है। इसको क्या बताया गया है? प्रत्यय बताया गया है, जो कि गलत है। ठीक है, प्रत्यय अंत में लगता है शब्द के। ठीक है, जैसे मित्र में ता प्रत्यय लग गया तो क्या हो गया? मित्रता हो गया। ठीक है, जैसे कुशल में साकुशल, सा उपसर्ग लग गया, आदि में लग गया तो ये क्या हो गया? शाकुशल हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कहता है? आइए देखते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहलाते हैं।
ठीक है। ये क्वेश्चन आपको अति लघु उत्तरीय में भी मिल सकता है कि आप सर्वनाम की परिभाषा लिखिए। क्या? सर्वनाम की परिभाषा लिखिए। सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। क्या होती है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। प्रत्यक्ष शब्द में प्रत्यय क्या है? देखिए, पर प्रत्यय, ठीक है। प्रत्यय क्या होते हैं? शब्द के पीछे जुड़ते हैं, और उपसर्ग क्या होते हैं? शब्द के आगे जुड़ते हैं। ठीक है। प्रत्यय पूछा है, प्रत्यक्ष में प्रत्यय पूछा है। ठीक है। ये क्वेश्चन गलत है। क्या है? गलत है। ठीक है। इसमें क्या होगा? प्रति, इसमें क्या होगा? प्रत्यय होगा, प्रति उपसर्ग होगा, और अक्ष क्या होगा? अक्ष क्या होगा? प्रत्यय होगा। ठीक है। अक्ष, अक्ष इसमें कहीं मिल नहीं रहा है, तो यह क्वेश्चन गलत है। पवन सीरीज में गलत है, राजन में भी हो सकता है गलत हो। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण विराम का सही प्रयोग किया जाता है। देखिए, पूर्ण विराम, फुल स्टॉप का सही प्रयोग कहां किया जाता है? तो पूर्ण विराम या फुल स्टॉप का सही प्रयोग वाक्य जब समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? वाक्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, तब उसका प्रयोग किया जाता है। वाक्य के किस में किया जाता है? तो वाक्य के अंत में किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन अपना है कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द बताना है। ठीक है। स्त्रीलिंग शब्द वो शब्द होते हैं जो स्त्री जाति का बोध करवाते हैं, उनको क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। जैसे मित्र, मित्र क्या हो जाता है? पुल्लिंग शब्द हो जाता है। ठीक है। हमारा मित्र आया है, हम क्या करेंगे? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पहचानने के लिए एक काम करेंगे, वाक्य प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? वाक्य प्रयोग करेंगे। कोई शब्द दिया होगा, उसका वाक्य प्रयोग कर लेंगे। ठीक है। हमारा मित्र, जैसे, या फिर अच्छा और अच्छी लगा के भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा मित्र अच्छा है। क्या है? अच्छा है। ठीक है। हमें अच्छा उपहार मिला, या अध्याय अच्छा था। अच्छा सूचना नहीं मिला, अच्छी सूचना मिली। अच्छी सूचना मिली। क्या? अच्छी सूचना मिली, सुखद सूचना मिली। अच्छी सूचना मिली कि आपके एग्जाम 3 तारीख से है, 3 अप्रैल से है, क्योंकि आपका सेमेस्टर पीछे हो चुका है। ये सूचना क्या थी? अच्छी सूचना थी। तो अच्छी क्या हो जाएगा यहाँ पे? स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। वाक्य प्रयोग करके बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि चौराहा में समास। अब समास, समास क्या है? समास, मैं छोटी सी ट्रिक बताऊंगा आपको समास पहचानने के लिए। देखिए, मैक्सिमम समास आपको तत्पुरुष में मिलेंगे, क्योंकि उसके 8 भेद होते हैं। 8 भेदों में आपको कारक के अनुसार बताना पड़ता है। कर्ता, कर्ता तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, इस तरह से, तो ज्यादातर वो हो जाते हैं। अव्ययी भाव समास क्या होता है? आसानी से समझ लीजिएगा। अव्ययी भाव समास, जहां पे आपको उपसर्ग मिल जाए। क्या मिल जाए? उपसर्ग मिल जाए। कोई शब्द में उपसर्ग मिल गया तो वो क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। जैसे आपसे पूछ ले प्रत्येक, प्रत्येक क्या है? अव्ययी भाव समास है। ठीक है। द्वंद्व समास और द्विगु समास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, द्वंद्व समास क्या होता है? जब आपको कहीं डैश, याद रखिएगा ट्रिक, कहीं डैश या फिर विलोम शब्द मिल जाए। क्या? विलोम शब्द मिल जाए, तो वो क्या हो जाते हैं? द्वंद्व समास हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा भाई बहन। क्या? भाई बहन में कौन सा समास है? तो आप क्या बताएंगे? सीधा सीधा भाई बहन में क्या है? द्वंद्व समास है, क्योंकि ये विलोम है। भाई का अपोजिट क्या होता है? बहन। माता पिता, लाभ हानि, दुख सुख, ये सब क्या हो जाते हैं? अब द्वंद्व समास हो जाते हैं। ठीक है। द्विगु मतलब क्या होता है? द्विगु में नंबर का बोध होता है। क्या होता है? नंबर का बोध होता है, संख्या का बोध होता है, वो क्या हो जाता है? द्विगु समास हो जाता है। ठीक है। चौराहा क्या है? 4 राहों का समूह, द्विगु समास, क्योंकि नंबर का बोध हो रहा है, 4 संख्या आ रही है। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कोई खड़ा है। क्या? कोई खड़ा है, इस वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? कोई खड़ा है, इस वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? अब कोई क्या है? निश्चित तो है नहीं, कोई खड़ा होगा, पता नहीं कौन खड़ा है, निश्चित नहीं है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया अनिश्चित वाचक। कोई खड़ा है, कोई गेट पे खड़ा है, कोई बाहर खड़ा है, तो ये क्या हो गया? अनिश्चित वाचक सर्वनाम हो गया। क्या हो गया? अनिश्चित वाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। क्या है कि कवि का स्त्रीलिंग, कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? तो कवि का स्त्रीलिंग शब्द
कवयित्री होता है। अब कवयित्री आपसे वर्तनी त्रुटि में भी पूछ सकता है, डायरेक्ट भी पूछ सकता है, कवि का स्त्रीलिंग भी पूछ सकता है, कवि का विलोम भी या फिर स्त्रीलिंग भी पूछ सकता है। तो क्या होता है, कव प्लस इत्री होता है, कवित्री। ठीक है, कवित्री होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या होता है? क्या वचन का सही अर्थ मतलब किस वचन में है, एक वचन में है, बहुवचन में है, या फिर द्विवचन में है? तो वचन मतलब क्या होता है, नंबर, संख्या। एक वचन में है तो एक, एक संख्या, बहुवचन में है तो एक से अधिक संख्या। तो क्या होता है, व्याकरण में वचन का अर्थ संख्या होता है। क्या होता है, संख्या होता है। ठीक है, मरकट का पर्यायवाची, आपने रामायण देखी होगी, तो जो रावण था वो हमेशा हनुमान जी को क्या कहता था, मरकट कहता था, दुष्ट मरकट। मरकट मतलब हनुमान जी क्या थे, बंदर थे। क्या होता है, मरकट का पर्यायवाची क्या होता है, बंदर, दुष्ट मरकट, बंदर। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा, अभी हमने ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले भी आया था फिर आया है कि जातिवाचक संज्ञा कौन सी होती है। हमने आपको बहुत आसान से भाषा में समझाया था, एक पूरी जाति से जो बिलोंग करती है उसी को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो पुस्तक यहाँ पे क्या है, पूरी एक जाति है, तो ये क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है फा का उच्चारण स्थान। देखिए, उच्चारण स्थान से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, आइए शार्ट ट्रिक के माध्यम से आपको समझाते हैं। जैसे यहाँ पे का वर्ण है, क्या है, का वर्ण, यहाँ पे चा वर्ण, टा वर्ण, पा वर्ण, सॉरी पा वर्ण नहीं होगा, ता वर्ण होगा। क्या होगा, ता वर्ण। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, पा वर्ण। लिख लिया सिंपल भाषा में आपने। अब इसकी ट्रिक देखिए, आसान सी ट्रिक है, बहुत आसानी से आपका निकल जाएगा। का वर्ण को क्या कहते हैं, कंठ वर्ण। क्या, कंठ। चा को तालु, टा को मूर्धा, ता को दंत, और पा को ओष्ठ। क्या कहते हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ठीक है, इसकी ट्रिक लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। देखिए ट्रिक क्या है, कंठ को क्या लिखते हैं, के टी एम डी ओ, केटीएम एक गाड़ी होती है, केटीएम दो। के फॉर कंठ, का वर्ण में जितने आएंगे वो किस में आएंगे, कंठ में आएंगे। का वर्ण में जितने आएंगे वो कंठ में आएंगे। टी फॉर तालु, तालु चा वर्ण जितने भी आएंगे तालु में आएंगे। मूर्धा, एम फॉर मूर्धा, टा वर्ण में जितने आएंगे टाटा डाटा अड़ा, ये क्या हो जाएंगे, मूर्धा हो जाएंगे। डी फॉर दंत, दंत क्या होता है, ता था दाधा ना, ये क्या हो गया, दंत हो गया। ओष्ठ, ओ, ओष्ठ, पा फा बा भा मा, ये क्या हो गया, ओष्ठ हो गया। ठीक है, ये तो ट्रिक हो गई। आप साइंटिफिक भाषा या फिर आप अपने उसमें समझिए, जैसे क बोलिए तो कंठ से आवाज आ रही है, डायरेक्ट अंदर से आवाज निकल रही है। वहीं आप चा बोलेंगे, चा, तालु, जीभ आपकी ऊपर तालु में टकरा रही है, जीभ आपकी ऊपर तालु में टकरा रही है, तो चा वर्ण हो गया। ठीक है, मूर्धा, टा, जीभ आपकी मुड़ जा रही है, ट। ठीक है, दंत, ता बोलिए, दांत आपस में टकराएंगे, और पावर्ण बोलिए, पा, तो ऊंट आपस में टकराएंगे। ठीक है, यही हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, फा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हुआ, तो पा के बाद क्या आता है, फा। फा किस में है, ओष्ठ में है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है, तो रानी केतकी की कहानी के रचयिता इंसा अल्लाह खां है। कौन है, इंसा अल्लाह खां है। अगला क्वेश्चन है, कवि का स्त्रीलिंग शब्द बताइए। तो कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है, तो कवि का स्त्रीलिंग शब्द कवियत्री होता है। वर्तनी शुद्धि पे जरूर फोकस करिएगा, का और वा पे कोई मात्रा नहीं होती है, का और वा पे कोई मात्रा नहीं होती है। अगला क्वेश्चन फिर आ गया, रिपीट हो रहा है। वचन क्या होता है, संख्या होता है। ठीक है, वचन क्या होता है, संख्या होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अच्छाई, मानवता, बचपन,
किस संज्ञा के उदाहरण हैं? अस्थाई, अच्छाई, मानवता, बचपन, किस संज्ञा के उदाहरण? अभी हमने आपको समझाया था कि ऐसी संज्ञा जिसको हम छू नहीं सकते। आप कितने अच्छे हैं, आपके कितने अंदर, आपके अंदर कितनी अच्छाई है, हम उसको छू नहीं सकते। आपके अंदर मानवता का प्रेम भाव है या नहीं है, हम उसको छू नहीं सकते। जिसको हम छू नहीं सकते वो क्या होता है? वो भाव होता है ना, वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गया। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा परिमाण बोधक विशेषण है? अब परिमाण बोधक, जो परिमाण बताए, क्या बताए? जो परिमाण बताए उसको क्या कहते हैं? परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। नाप तौल के बारे में बताए या फिर थोड़ा कम ज्यादा इसके बारे में बताए तो वो क्या हो जाता है? परिमाण बोधक हो जाता है। तो क्या है यहाँ पे? थोड़ा क्या है? परिमाण बोधक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, जो बहुत अधिक बोलता हो। क्या? जो बहुत अधिक बोलता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? जो बहुत अधिक बोलता है उसको क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। ठीक है, जो बहुत अधिक बोलता है उसको क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना है, जागृत का विलोम क्या होता है? हम लोग पीछे पढ़े हैं, जागृत का विलोम क्या होता है? जागृत का विलोम सुसुप्त होता है। जैसे हमने आपको क्या उदाहरण दिया था, आपका एग्जाम डेट आ गई, आप क्या हो गए? जागृत मोड में आ गए। इसके पहले आप बीटीसी सेकंड सेमेस्टर को सुसुप्त मोड में छोड़ चुके थे। अगला क्वेश्चन हमारा है, सजग शब्द का पर्यायवाची नहीं है। नहीं पे ज्यादा फोकस करना है। आपके पास ऑफलाइन पेपर होगा, आप तुरंत नहीं को अंडरलाइन कर लीजिएगा। ऑनलाइन में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन ऑफलाइन में जिस क्वेश्चन में आपको नहीं मिला, नहीं को आप तुरंत पेन से अंडरलाइन कर लीजिएगा। क्या है? सजग शब्द का पर्याय नहीं है। सजग मतलब क्या होता है? चौकस रहिए, आप सचेत रहिए, सावधान रहिए। क्या होता है? सजग मतलब चौकस, सावधान, सचेत। पहरेदार नहीं होता है। क्या नहीं होता है? पहरेदार। पहरेदार सजग मतलब नहीं होता है। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है, महाकवि शब्द में प्रयुक्त समास। क्या? महाकवि शब्द में प्रयुक्त समास क्या है? तो महाकवि में कौन सा समास है? महान है जो कवि, महान है जो कवि, उसको महाकवि बोलते हैं। है जो आ गया तो वो क्या हो गया? है जो अगर बीच में आता है तो कर्मधारय समास हो जाता है। क्या हो जाता है? कर्मधारय समास हो जाता है। कर्मधारय समास भी तत्पुरुष समास के भेद में आता है। ठीक है, कर्मधारय समास भी तत्पुरुष समास के भेद में आता है। बहुत सारे बच्चे कुछ किताब का उदाहरण देंगे कि वहां कर्मधारय समास अलग लिखा है, लेकिन कर्मधारय समास भी तत्पुरुष समास में आता है। ठीक है, तो है जो आ गया कर्मधारय समास है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन सबसे पहले आपको बताया था, तीनों सा और हा, ये क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं। तीनों सा और हा। ठीक है, तालवी सा, दंत सा और मूर्धा सा, इसको क्या बोलते हैं? उपयुक्त सभी ये क्या है? ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्र एक संयुक्ताक्षर है। स्रा एक संयुक्ताक्षर है, ये किस किस से मिलके बना है? तो स्रा किससे मिला है? देखिए यहां पे हलंत लगा है और आ, तो ये पूरा अक्षर आ गया, इसलिए ये गलत हो गया। यहाँ पे हलंत लगा था, ये पूरा अक्षर आ गया, ये गलत है। यहाँ पे सा भी आधा है और रा भी आधा है, तो मतलब दोनों में हलंत होना चाहिए। ठीक है, समझ आया? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है, खा का उच्चारण स्थान बताइए। ट्रिक आपको मैंने बताई है, KTMDO, कंठ। के फॉर कंठ, कावड़ का खा, खा किस में आता है? कंठ में आता है। ट्रिक 2-3 बार आप रिपीट करेंगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगी और बहुत इजीली आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? मुद्रा का अर्थ बताइए। मुद्रा, मुद्रा का अर्थ क्या होता है? भारतीय मुद्रा क्या है? रुपया भी होता है। किस मुद्रा में आप बैठे हैं, आकृति भी होती है। मुद्रा या मुद्रिका, इसका मतलब क्या होता है? अंगूठी भी होती है। क्या होती है? अंगूठी भी होती है। तो ये क्या हो जाएगा इसमें? उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि मुद्रा का मतलब रुपया भी, अंगूठी भी, आकृति भी। क्या? अंगूठी भी, आकृति भी
और रुपया भी। अगला क्वेश्चन क्या है, अज। अज शब्द का अर्थ बताइए। अज मतलब क्या होता है, अज किसका नाम था, तो जो दशरथ जी थे उनके पिताजी का नाम क्या था, अज था। क्या था, अज था। और अजा आपको मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, बकरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बकरा हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जंगम का विलोम शब्द, स्टार लगा लीजिए आप, जंगम। बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछेगा जंगम का विलोम क्या होता है, तो जंगम का विलोम स्थावर होता है। क्या होता है, स्थावर होता है। जंगम का विलोम स्थावर होता है। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे का क्वेश्चन देखेंगे अपना। अनुग्रह शब्द का विलोम, तो अनुग्रह शब्द का विलोम क्या होता है, अनुग्रह शब्द का विलोम विग्रह होता है। क्या होता है, विग्रह होता है। अनुग्रह का विलोम क्या होता है, विग्रह होता है। ठीक है, हर्ष स्वर कौन सा नहीं है, देखिए हर्ष स्वर मुख्यतः कितने होते हैं, आ ई उ और ई, चार होते हैं। आ उ ई और छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ। ठीक है, आ ई उ ये क्या होते हैं, हर्ष स्वर में आते हैं। और री भी आ जाता है कभी कभी हर्ष स्वर में। ठीक है, तो आ ई उ क्या होते हैं, हर्ष स्वर होते हैं। बड़ा आ क्या होता है, ये दीर्घ स्वर होता है। क्या होता है, दीर्घ स्वर होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, या, रा, ला और वा व्यंजन कौन से हैं, तो या, रा, ला, वा व्यंजन क्या कहलाते हैं, तो ये व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। यही द्विगुण व्यंजन क्या होता है, द्विगुण व्यंजन होता है दा और ढा। क्या, डा और ढा ये क्या होते हैं, द्विगुण व्यंजन होते हैं। ऊष्म के बारे में ऊपर हम लोग पढ़ के आ चुके, शा, शा, शाह। संयुक्त व्यंजन अभी हम लोग श्रा पढ़ के आए हैं, तो वो संयुक्त व्यंजन होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, द्विज शब्द का समानार्थी शब्द बताइए, या पर्यायवाची शब्द बताइए, या इसके और अर्थ बताइए। तो द्विज मतलब क्या होता है, द्विज मतलब दांत भी होता है, ब्राह्मण भी होता है और पक्षी भी होता है। द्विज मतलब क्या होता है, ब्राह्मण होता है, दांत होता है और पक्षी होता है। तो क्या होता है, इनमें से सभी। क्या होंगे, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन हमारा है, लिपि का प्रथम सोपान। पहला ही क्वेश्चन आपको मिला था कि लिपि का प्रथम सोपान क्या है, तो लिपि का प्रथम सोपान चित्रात्मक लिपि है। क्या है, चित्र लिपि है। क्या है, लिपि का प्रथम सोपान चित्र लिपि है। ठीक है, अब्ज शब्द का अर्थ बताइए। तो अब्ज शब्द का क्या अर्थ होता है, अब्ज मतलब होता है कमल भी होता है, कपूर भी होता है और शंख भी होता है। तो अब्ज मतलब क्या होता है, कपूर, कमल, शंख, उपर्युक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है, का से मां तक व्यंजन क्या कहलाते हैं, पहले ही आपको पढ़ा बताया था, जब आपको व्यंजन के बारे में बता रहा था तभी बताया था। का से मां तक क्या होते हैं, ये सभी स्पर्श व्यंजन होते हैं। इनकी संख्या भी पूछ लेता है तो कितनी होती है, 25 या 25 होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है, हमें क्या देखना है, यहाँ वर्तनी शुद्धि देखनी है। क्या देखनी है, वर्तनी शुद्धि देखनी है। तो क्या होता है, आधीन होता है या फिर अधीन होता है या अधीन होता है। तो क्या होता है, हम किसी के अधीन है। क्या है, अधीन है, आधीन नहीं, अधीन है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पे हम क्विज भी प्रोवाइड करवाते हैं और बहुत सारे मटेरियल भी प्रोवाइड करवाते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन हमारा है, मांटेसरी विधि का उपयोग करते हैं। जो मांटेसरी यानी मारिया मांटेसरी थी, हम लोग फर्स्ट पेपर में पढ़े थे, तो किस विधि का उपयोग करते हैं, मांटेसरी विधि में किस विधि का उपयोग करते हैं। तो जो लेखन शिक्षण होता है इसमें हम लोग मांटेसरी विधि का उपयोग करते हैं। ठीक है, लेखन शिक्षण में मांटेसरी विधि का उपयोग करते हैं। छा संयुक्त वर्ण संयोग से बनता है, तो छा जो संयुक्त वर्ण है वो किस संयोग से बनता है, तो वो का प्लस सा से बनता है। किससे बनता है, का प्लस सा से बनता है। ये क्या बनता है, का प्लस सा से क्या बनता है, छा बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। पर्वत के लिए हमने आपको क्या बताया था, भूधर बताया था, गिर बताया था, ये सब क्या थे, पर्वत के पर्यायवाची थे। नग बताया था, भूधर बताया था, गिर बताया था, कूट बताया था, ये सब क्या थे, पर्वत के समानार्थी शब्द थे। ठीक है,
विरोध शब्द का विलोम बताइए। आप किसी का विरोध कर रहे हैं, आप उसका समर्थन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उसका समर्थन कर रहे हैं। ठीक है, विरोध का विलोम क्या होता है? समर्थन। किसी का विरोध करना, किसी का समर्थन करना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। सा, शा, शा और हा व्यंजन कहलाते हैं। शा, सा, शा, हा व्यंजन को कौन सा व्यंजन कहते हैं? तो इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। आगे क्या है? अहि शब्द का अर्थ क्या है? तो अहि मतलब क्या होता है? अहि मतलब सांप होता है। क्या होता है? अहि मतलब सांप। क्या? अहि मतलब सांप। ठीक है। स्थावर का विलोम पीछे बता चुका हूं, इंपॉर्टेंट है। स्थावर का विलोम क्या होता है? जंगम। उल्टा भी पूछ सकता है आपसे, जंगम का विलोम स्थावर। शुद्ध वर्तनी के बारे में बताना है। कुमुदनी कैसे लिखा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में आपको मिलेगा। कुमुदनी कैसे लिखा जाता है? दोनों मात्राएं छोटा ऊ की होती हैं। ठीक है, दोनों मात्राएं छोटा ऊ की होती है। यहाँ पे एक बड़ा ऊ, एक बड़ा ऊ, गलत हो गया। यहाँ पे दोनों छोटा ऊ है, लेकिन कुमदनी लिखा है। होता क्या है? कुमुदनी होता है। क्या होता है? कुमुदनी होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा संसार नादमय चित्र है। भाषा संसार का नादमय चित्र है। यह कथन किसका है? तो भाषा संसार का नादमय चित्र है, ये किसका कथन है? तो ये पंत जी का कथन है। किसका कथन है? सुमित्रानंदन पंत जी का कथन है। भाषा संसार का नादमय चित्र है, ये किसका कथन है? तो ये सुमित्रानंदन पंत का कथन है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि देवनागरी लिपि की विशेषता के संबंध में नहीं है। देवनागरी लिपि क्या होती है? जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। देवनागरी लिपि में क्या होता है? जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। नहीं, आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये सही है। एक वर्ण में दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं होता है। बिल्कुल, आप ई लिखेंगे, बड़ी ई लिखेंगे तो भ्रम खत्म हो जाएगा। अगला क्या है? सिरोरेखा की का प्रयोग अनावश्यक है, केवल अलंकरण के लिए। गलत बात है। हम देवनागरी लिपि लिखते हैं तो उसमें सिरोरेखा सबसे जरूरी होती है। अगर हम उसकी सिरोरेखा या ऊपर की लाइन नहीं बांधते हैं तो वो क्या हो जाता है? हमारा देवनागरी लिपि में नहीं रहता है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है, वर्णमाला का आशय क्या है? वर्णमाला का आशय क्या है? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को, क्या? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, आगे क्या है? हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है? अगर मूलतः शब्द लिख गया तो हमें कितना बताना है? तो हमें 52 बताना है। क्या बताना है? 52 बताना है। अयोगवाह है, तो अयोगवाह क्या कहते हैं? अंग और आह को क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये विसर्ग भी होते हैं। क्या होते हैं? विसर्ग भी होते हैं। अयोगवाह क्या होते हैं? विसर्ग भी होते हैं। ठीक है, डा और ढा, डा और ढा क्या है? उच्छिप्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, या ऊष्म व्यंजन है? तो उच्छित व्यंजन और द्विगुण व्यंजन एक ही शब्द होता है, चाहे उसको उच्छिप्त व्यंजन बोले या द्विगुण व्यंजन बोले, वो क्या होता है? डा और ढा। इसके जगह पे आपको द्विगुण भी मिल सकता है कि द्विगुण व्यंजन किसको बोलते हैं। ठीक है, उच्छिप्त और द्विगुण। अगला क्वेश्चन हमारा है 69 नंबर क्वेश्चन है, शा वर्ण का उच्चारण स्थान, इसको क्या बोलते हैं? तालवी शा बोलते हैं। तो इसको तालुशा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तालुशा बोला जाता है। आनंद का विलोम शब्द, आप कहीं आनंद ले रहे हैं तो कहीं विषाद है। क्या है? विषाद है, दुख है। क्या है? दुख है। कहीं हर्ष है तो कहीं विषाद है। आनंद है, विषाद है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। देखिए, श्रृंगार आपको एग्जाम में बहुत मिलेगा, याद रखिएगा। श्रृंगार में एक ही लाइन होती है। क्या होती है? एक ही लाइन होती है, दो लाइन नहीं होती है। ठीक है, ट्रिक्स, इसी को ट्रिक्स बोलते हैं कि एक लाइन है या दो लाइन है, तो एक लाइन होती है। द्विज शब्द का अर्थ क्या होता है? ऊपर आपको बताया, द्विज का समानार्थी दांत भी होता है, ब्राह्मण भी होता है, पक्षी भी होता है। तो क्या होता है? इनमें से सभी हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कबीर के सूफी गुरु कौन थे?
तो कबीर के सूफी गुरु कौन थे? तो शेखती थे। कौन थे? शेख तकी, शेख तकी थे। ठीक है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये किसका संस्मरण है? क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या है? एक क्या भूलूं क्या याद करूं, ये क्या है? एक आत्मकथा है। क्या है? एक आत्मकथा है। क्या भूलूं क्या याद करूं। मुंशी प्रेमचंद की वह रचना जो अधूरी रह गई, तो उनकी अधूरी रचना क्या थी? मंगल सूत्र थी। क्या थी? मंगल सूत्र उनकी अधूरी रचना थी। घड़ी साज, घड़ी साज शब्द है, कौन सा शब्द है? देशज है, विदेशज है, या फिर संकर शब्द है? तो घड़ी साज दो शब्दों से मिलकर बना है, एक घड़ी एक साज। ये क्या हो गया? संकर शब्द हो गया। क्या हो गया? संकर शब्द हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्या है? रसाल किसका पर्यायवाची है? तो रसाल क्या होता है? रसाल आम का पर्यायवाची शब्द है। किसका है? आम का पर्यायवाची शब्द क्या है? रसाल है। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको क्या बोलते हैं? अग्रज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अग्रज। अनुज क्या होता है? छोटा। पितामह क्या होता है? पिता का पिता, पितामह। ठीक है। आंख का अंधा नाम नयन सुख, आंख का अंधा नाम नयन सुख, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? आंख का अंधा नाम नयन सुख। कोई आंख का अंधा है, उसका नाम नयन सुख है, मतलब गुण के विपरीत काम कर रहा है। क्या? गुण के विपरीत काम कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा जल्दी कर रहे हैं क्योंकि खत्म हो जाए, समय आपका वेस्ट ना हो। अचरज क्या है? अचरज का तत्सम क्या होता है? तो अचरज का तत्सम आश्चर्य होता है। क्या होता है? आश्चर्य होता है। आश्चर्य की वर्तनी याद रखिएगा, ऐसी लिखी जाती है। तपस्वी शब्द का तत्भव, तपस्वी शब्द का तत्भव तपसी होता है। क्या? तपसी होता है। सूरदास की रचना, सूरदास की रचना क्या थी? साहित्य लहरी, दोहावली, प्रेम वाटिका, झरना। झरना किसकी थी? ऊपर बता के आया हूं, जयशंकर प्रसाद जी की। सूरदास की रचना साहित्य लहरी थी। ठीक है, सूर सरावली, साहित्य लहरी, ये सब सूरदास की रचना है। अगला क्वेश्चन अपना है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में भाषा का विकास किया जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर में बच्चों में भाषा का विकास किया जाना चाहिए वर्णमाला के द्वारा। उनको वर्णमाला पहले सिखाई जानी चाहिए, छोटा, छोटी, छोटाऊ। इसके साथ साथ ही उनको भाषा का विकास करवाना चाहिए। रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, तो रात्रि का पर्यायवाची क्या होता है? यामिनी होता है, रैन होता है, विभावरी होता है, सवदामिनी नहीं होता है। सवदामिनी किसका पर्यायवाची होता है? तो ये बिजली का पर्यायवाची होता है। सवदामिनी किसका पर्यायवाची होता है? बिजली का पर्यायवाची होता है। ठीक है। विमुख का विलोम, विमुख हो गए तो क्या हो गए? विमुख का विलोम क्या होता है? तो विमुख का विलोम उन्मुख होता है। क्या होता है? उन्मुख होता है। विमुख का विलोम उन्मुख होता है। आंखें खुलना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? होश में आना। आंखें खुल जाना, होश में आ जाना। ठीक है, आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अत्याधिक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है। अत्याधिक, अति प्लस अधिक, अत्याधिक, अति प्लस अधिक, अत्याधिक। आगे पेज पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मानक हिंदी में, हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? तो ये कौन सी बोली थी? खड़ी बोली थी। क्या है? खड़ी बोली है। दिए गए विकल्प में कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? भारती, शारदा, भार्गवी या बीड़ावाणी। तो भारती भी बोलते हैं, विद्या भारती, बीड़ा पाणी, शारदा, ये और भार्गवी नहीं है। ठीक है, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? सरस्वती के पर्यायवाची हैं। भिक्षुक में प्रत्यय है, तो भिक्षुक में कौन सा प्रत्यय है? उक प्रत्यय है। भिक्ष उक, छोटा उ और का उक प्रत्यय लगा है। ठीक है। लघु का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? लघु मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पूरब और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाती है? तो पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान कहते हैं। क्या कहते हैं? ईशान कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? अभी हमने आपको बताया था कामता प्रसाद गुरु जी का नाम नहीं है, तो हम लोग 11 मार्क के चलेंगे। कामता प्रसाद गुरु जी का नाम आ गया तो हम लोग 10 मार्क के चलेंगे। ठीक है। मनुष्य के उच्चारणोपयोगी अवयव हैं, मनुष्य के उच्चारणोपयोगी अवयव कौन कौन से हैं? तो दंत भी हैं, काकल्य भी हैं,
कंठ भी है, मतलब उपर्युक्त सभी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना है, ध्वनि विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, ध्वनि विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ध्वनि विज्ञान में मानव के मुख से निकलने वाली ध्वनि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ओष्ठाकृति, क्या? ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर होते हैं। तो ओष्ठाकृति आवृत्ताकार स्वर और वृत्ताकार दोनों होते हैं। वृत्तमुखी या आवृत्तमुखी आपको समय मिलेगा जब मैं टेट या सीटेट की क्लासेस शुरू करूंगा तो वर्णमाला बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, क्योंकि वहां ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यंजन को उच्चारण की दृष्टि में बांटा गया है। तो व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? सबसे पहले बताया था KTMDO, कितना प्रकार हो गया? 1 2 3 4 5, 5 भागों में। ठीक है, ट्रिक कितना फायदा कर रही है आपको, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले यत्न को प्रयत्न कहा जाता है। यह होता है, क्या होता है ये? तो ये स्वतंत्र तंत्री में कंपन होता है। अगर ध्वनि हम बोलेंगे तो हमारी तंत्रियों में कंपन होगा, श्वास की मात्रा भी हमारी बढ़ेगी। जिह्वा व अन्य अवयवों द्वारा भी बोलेंगे, हम जीभ से भी बोलते हैं, ओंठ से भी बोलते हैं, दंत से भी बोलते हैं, तो क्या हो जाता है? ये सभी हो जाते हैं। क्या हो जाता है? ये सभी हो जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है कि निम्नलिखित में से दंत व्यंजन है KTMDO, दंत कहां आया? यहां आया, का, चा, टा, ता। तावर्ण क्या हो गया? ता, था, दा, धा, ना, दंत आ गया। ट्रिक बहुत कामगर है आपके लिए। आश्चर्य, हर्ष, शोक, उत्साह इत्यादि शब्द के लिए किसका प्रयोग किया जाते हैं? इंग्लिश वाले भाई एक्सक्लेमेटरी साइन का, विस्मयादि बोधक का प्रयोग करते हैं। ऐसे चिन्ह लगाते हैं हम लोग, इसका ऐसे चिन्ह होता है विस्मयादि बोधक। ढा किस वर्ण में आता है? टा, ठा, डा, ढा, टा वर्ण में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, लेखन एक शारीरिक क्रिया है। क्या? लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों की गति को गतिविधियों करनी पड़ती है। ये किसका कथन था? ये कथन मांटेसरी का था। किसका था? मारिया मांटेसरी का था। जिनका उच्चारण कंठ के स्पर्श से होता है उनको क्या कहते हैं? कंठ ध्वनि कहते हैं। काखा गागा अंगा। ज्ञानोपार्जन और ज्ञानोवृद्धि के साधन है। ज्ञानोपार्जन और ज्ञानोवृद्धि के साधन क्या है? प्रत्यक्ष निरीक्षण का स्वानुभाव, बिल्कुल कर सकते हैं। विचार विनिमय, एक दूसरे से शिक्षा ग्रहण, बिल्कुल कर रहे हैं हम और आप। स्वाध्याय, पाठन अभ्यास, खुद भी पढ़ सकते हैं, पाठन का अभ्यास भी कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। विराम चिन्ह संबंधी समस्या का प्रमुख कारण क्या है? विराम चिन्ह संबंधी समस्या का प्रमुख कारण क्या है? कि विराम चिन्हों का ज्ञान ना होना। आपको पता नहीं है कहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना है, कहाँ एक्सक्लेमेटरी साइन लगाना है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ अल्प विराम लगाना है, कहाँ अर्ध विराम लगाना है। तो क्या होता है? इसका ज्ञान ना होना। ठीक है, विवृत समृत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विवृत और समृत। विवृत स्वर कौन से हैं? तो विवृत स्वर होते हैं आ और औ। ये क्या होते हैं? विवृत होते हैं। आनंद का विलोम, पहले ही आनंद का पर्यायवाची, सॉरी, विलोम क्या होता है? विषाद होता है। पर्यायवाची क्या हो जाएगा? मोद भी है, सुख भी है, प्रमोद भी है, उपयुक्त सभी है। अगला क्वेश्चन अपना है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन छा, त्र, ज्ञा, या नहीं है। क्या? छत्र ज्ञा है, या नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? हमने बताया था हरस्व स्वर 3 होते, 4 होते थे, बीच वाला क्या हो जाता था? दीर्घ स्वर हो जाता था। निम्नलिखित उच्चारण स्थान में निचला ओंठ ऊपरी दांतों को स्पर्श करता है। पा बोलिए आप, निचला जो ओंठ है आपका वो ऊपरी दांतों को स्पर्श बोलेगा वाह। अगर आप वाह बोलेंगे तो निचला वाह नहीं, बा बोलिए बा, आपका दांत जो है वो ऊपर जरूर लगेगा। ठीक है, तो बा होगा। ये आपके सारे बहुविकल्पीय क्वेश्चन खत्म होते हैं यहाँ। इसके बाद एक ऐसी ही शॉर्ट वीडियो लाऊंगा,
अति लघु उत्तरीय के लिए अति लघु उत्तरीय खत्म करूंगा और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय की भी बताऊंगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, वहां पे क्विज मिलती है और सारी चीजें आपको मिलती हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आप अपना ख्याल रखिए, तैयारी कंटिन्यू करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।